नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल जस्टिस वर्ल्ड में। एक ऐसा चैनल जिसमें सम्मानित अधिवक्ताओं के विचारों से आप सभी को रूबरू कराया जाता है। इसी क्रम में हमारे आज की अतिथि हैं अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर, जो वर्तमान में अनेक समाज सेवा का भी कार्य कर रही हैं। नूतन जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नूतन जी ये जानना चाह रहे हैं कि वकालत के क्षेत्र में आने का विचार कब और कैसे आया? मैं कहूँगी कि मैं वकालत के फील्ड में एक्सीडेंटल आ गई, क्योंकि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई थी और ज़्यादातर मैं जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में दायर करती थी। उसी क्रम में कुछ लोगों ने सलाह दी कि जब आप कोर्ट में आते ही हो तो क्यों नहीं इसको एज प्रोफेशन भी अपना लेते हैं, ताकि और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने फिर लॉ किया और अब मैं बाय प्रोफेशन अगर कह लीजिए तो एडवोकेट हूँ। आपने प्रैक्टिस शुरू किया था तो प्रारंभिक चरण में ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं जो वर्तमान में आज भी मौजूद हैं और जिनका सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो जैसे कई लोगों का होता है, पहले डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद कोर्ट जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ ये रहा कि कोर्ट से साबका या आमना सामना मैं कहूँगी जनहित याचिकाओं के माध्यम से पहले हुआ, डिग्री बाद में हुई मैं ये कहूँगी। क्योंकि उन चीज़ों को लेके जब मैं पहले से कोर्ट जाती थी तो एक जो हेजिटेशन होता है, जो नए लोगों को सामने आता है कि वो पढ़ने लिखने के बाद कि कोर्ट के सामने कैसे फेस करेंगे, कैसे प्लीड करेंगे, तो उन चीज़ों का अनुभव मुझे पहले जनहित याचिका जब मैं दायर करती थी तो मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होती थी, तो वो अनुभव हो गया था। ये है कि उसके बाद भी जैसे तमाम तरह के मामले होते, जैसे पहले जो मैं याचिकाएं दायर करती थी तो सामाजिक मुद्दों पे होती थी, जनहित की याचिकाएं होती थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो तमाम ऐसे मामले होते जो आपके नहीं होते, सरोकार के नहीं होते, लोगों के व्यक्तिगत मुकदमे होते हैं जिनको आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं और कोशिश आपकी रहती है कि उसको हम न्यायालय से, जिसके आपने मुकदमे लिए, कुछ राहत दिला पाएँ। तो वहाँ जाहिरा तौर पे मुझे भी कुछ वक्त लगा उस चीज़ को सीखने में, क्योंकि जब मैं जनहित याचिकाएं करती थी तो जो भी चीज़ें होती थी वो मैं ले जाती थी, पब्लिक की नज़र रहती थी, लेकिन जब दूसरों के मुकदमे मैं करने लगी तो उनके लिए भी एक और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि जिनके मैं मुकदमे लूँ तो उनको कुछ राहत दिला पाऊँ। तो मैं ये कहूँगी कि चूँकि मैं एक एक्टिविस्ट भी रही हूँ तो मैं जब मुकदमे लेती हूँ तो थोड़ा सा उस जगह पे चूज़ी होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऐसे मामले ही लूँ जो मुझे भी वाजिब लगें, और अपने तरफ से पूरी कोशिश रहती है। कई मामले होते जहाँ राहत मिल जाती, कई होते जहाँ नहीं मिलती है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती कि मैं जो भी आते हैं एज क्लाइंट तो उनको उनके केस की वस्तु स्थिति के बारे में अवगत करा दूं। उसके बाद भी वो मुकदमा दायर करना चाहते हैं तभी मैं लेती हूँ। जो भी क्लाइंट आते हैं, कैसे आप ये निर्धारित करती हैं, कैसे ये चयन करती हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसकी समस्या जेन्युइन है और जिसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए या निःशुल्क संघर्ष करना चाहिए? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास दो तरह के मामले होते हैं। एक तो ऐसे जिसमें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को, एडवोकेट्स की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में अगर मुझे ये लगता है कि इसकी बात वाजिब है और ये फ़ी नहीं देने की स्थिति में है, तो भी मैं उनके मामलों को देखती हूँ। उनको जो सही, उनके अभिलेखों को देखने के बाद जो प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है वो मैं उनको देती हूँ, उनके मुद्दों को टेकअप करती हूँ। दूसरे वो मुकदमे होते जहाँ जो क्लाइंट आते हैं वो सक्षम होते आर्थिक रूप से, तो उनसे मैं फ़ी भी लेती हूँ, और वही चीज़ है जो कहीं जहाँ मैं निःशुल्क करती हूँ और जिनसे फ़ी लेती हूँ तो एक बैलेंस हो जाता है। और दूसरा, जो मुकदमे आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कई बार कुछ लीगल इश्यूज़ होते हैं जिसको ले जा सकते हैं। कई बार जो क्लाइंट होते हैं उनको हर हाल में मुकदमा दायर करना होता है, तो ये हम लोग ये देखते हैं कि मुकदमे का क्या होगा, जो हमारी समझ से जो सही लगता है
उसको क्लाइंट को बताना, उसके बाद भी अगर क्लाइंट को लगता है कि उसको कोर्ट जाना चाहिए तो वो निर्णय करना एडवोकेट्स का काम नहीं होता है। हम उनको विधिक राय देते हैं कि आप ले जाएंगे तो इसमें ये इशू है, यहाँ पे इस चीज़ को ले सकते हैं। हमारी कोशिश होती कि उनका जो मामला है उसको हम बेहतर तरीके से कैसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। निर्णय देना जज का काम होता है, कोर्ट का काम होता है। तो जैसे कई क्लाइंट आते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें जीतेंगे या हारेंगे ये बता दीजिए। तो ये बहुत मुश्किल होता है अपने तरफ से आंकना, कि कई बार होता है कि जिस चीज़ को हमको लगता है कि नहीं बहुत बेहतर है और बहुत वाजिब मामला है, इस पे तो राहत मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार उस पे राहत नहीं मिलती है। कई बार लगता है कि नहीं ये 50-50 का केस है, उस पे राहत मिल जाती। तो कब कौन सी चीज़ें जब आप लेके जाते हैं तो विपक्षी आपका क्या लेके आता है, तो न्यायालय की यही खूबी है कि वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय देती है। नूतन जी, एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। एक जो महिला क्लाइंट होती हैं उनके लिए जो पुरुष अधिवक्ता हैं उनके पास जाकर अपनी समस्याओं को बताना या फिर उनके साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना कितना कठिन होता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे वो मुद्दा आता होगा, क्योंकि क्लाइंट महिला हो या पुरुष हो, जब वो पीड़ित होते हैं वो इसी तरह की चीज़ है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बड़ी बीमारी, तो आप ये नहीं देखते हैं कि वो डॉक्टर पुरुष है या महिला है, आप उसमें बेहतर देखते हैं कि कौन बेहतर तरीके से हमको मेरी बात को कोर्ट के सामने रख पाएगा, मुझे न्याय दिला पाएगा। तो ये समस्या बहुत कम आती है। जिला न्यायालयों में और जो भी तहसील के न्यायालय हैं उसमें महिला अधिवक्ताओं की संख्या बहुत नगण्य सी दिखती है। इसका आप कारण क्या मानती हैं और इसके पीछे का वास्तविक तथ्य क्या है आपके अनुसार? देखिए, मैं अगर बात करूं तो जब मैं लीगल फील्ड में आई तब भी मैं देखती थी कि उस समय तो हाई कोर्ट में भी मुझे महिला अधिवक्ताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम दिखता था। लेकिन मेरे देखते देखते जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की और आज देखती हूँ तो अच्छी खासी संख्या में महिलाएं दिखती हैं। वो हाई कोर्ट हो तो लोअर कोर्ट है, वहाँ भी दिखती हैं। लेकिन जैसे हर फील्ड में देखिए, अगर तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती, महिलाओं की कम संख्या होती, तो वो चीज़ यहाँ भी दिखाई देती है। और उसकी मुझे लगता है एक बड़ी वजह ये है कि ये प्रोफेशन भी ऐसा है जिसपे जब आप दूसरे के मामले लेते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पे एक आता कि टाइम आप कितना दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर सुबह आपको 10 बजे कोर्ट बैठ जाती है, 10 बजे से लेके 4 बजे तक, 4:15 तक जब तक कोर्ट नहीं उठती आपको रहना है। और लोअर कोर्ट की बात करें तो कई बार उसके बाद भी काम हो जाता है। फिर आपको उनके जो क्लाइंट हैं उनके मुकदमे तैयार करना है, उसको देखना है, पढ़ना है। तो ये अपने आप में एक बहुत समय लेता है ये काम। तो लेकिन अब मैं देखती हूँ कि उन सब के बाद, या कुछ जैसे पहले देखिए तो ये होता था कि महिलाओं के लिए अगर घर के लोग भी प्रोत्साहित करते थे, तो अच्छे प्रोफेशन की बात करें तो वो कहते थे या तो टीचर हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, उससे ऊपर नहीं सोचते थे। इवन इंजीनियरिंग का फील्ड भी ऐसा था जहां लोग कहते थे कि नहीं, पुरुषों का फील्ड है, बच्चियों के लिए नहीं है। वो अपनी बच्चियों के लिए या तो प्रोफेसर सोचते थे, टीचर सोचते थे, डॉक्टर सोचते थे। लेकिन अब ये सोच बदली है और अब जब से लॉ के फील्ड में 5 ईयर लॉ का कॉन्सेप्ट आया है, तब से तो बहुत बच्चियां एज प्रोफेशन इसको अपना रही हैं और बहुत अच्छा कर भी रही हैं इस फील्ड में। आपका अधिवक्ता सुरक्षा, अधिवक्ता पेंशन और अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा पर क्या विचार है? तो देखिए, कुछ चीज़ जब बात करते हैं न्यायिक प्रणाली की, तो अधिवक्ता एक बहुत बड़े पिलर हैं उस फील्ड के। तो जहां हर जगह ये सुविधा मिलती है और अधिवक्ताओं का के साथ भी ये है कि उनको कोई सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है, वो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। जब आपको केस मिलेगा क्लाइंट का, तब आप मुकदमे जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो कई बार होता है कि उस मजबूरी में भी कई बार अधिवक्ता कुछ ऐसे काम, तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो करने को मजबूर हो जाते हैं, जो शायद वो अंदर से पसंद नहीं करते हों या ना करना चाहते हों। लेकिन वहाँ अगर उनको कुछ चीज़ों की गारंटी या सुरक्षा होगी
जैसे जब हम अधिवक्ता लोग केस करते हैं तो अधिवक्ता के कल्याण के लिए कोष बना हुआ है जो बार काउंसिल हैंडल करती है। तो वहाँ से इमरजेंसी में अगर आप बीमार हैं या मौत हो गई है तो कुछ सहायता आर्थिक मिल जाती है, लेकिन वो सहायता इतनी बड़ी नहीं होती है जो उनके परिवार को एक सहारा दे पाए। तो वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि उनको ये लगे कि उनका परिवार उनके बाद भी सुरक्षित है, या उनका भी, क्योंकि जब तक वो सक्षम है, कोर्ट आ जा रहे हैं, तब तक तो वो कमा लेंगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप बीमार हो गए, मान लीजिए आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप केस लड़ पाए, न्यायालय जा पाए, आ पाए, तो वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो उनको, जो जिन्होंने इतना लंबा समय अगर वहाँ दिया है, कोर्ट को दिया है, तो एक सम्मानजनक जीवन को जी पाए। आप एक गृहिणी भी हैं और एक संघर्षशील महिला के रूप में आपने अपने को प्रतिस्थापित किया है। आपको कैसा अनुभूति होती है कि इतने कम समय में आपने अपने को जो है इस समाज में एक प्रमुख स्थान पर संघर्षशील महिला के रूप में प्रतिस्थापित किया? से देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैंने खुद को कितना स्थापित किया, ये आकलन तो दूसरे करेंगे। मैं तो जो मुझे लगता है अपना काम करती हूँ, जितना समझ में आता है। अब वो रिकॉग्निशन, मैं, कोई भी व्यक्ति कितना सफल हुआ या उसने समाज में खुद को कितना स्थापित किया, उसका आकलन खुद नहीं कर सकता है, वो आकलन तो दूसरे ही करते हैं। नूतन जी, अदालती तनाव बहुत जबरदस्त रहता है और उस तनाव को परिवार पर उसका प्रभाव न पड़े, उसको कम करने के लिए आप क्या मैनेजमेंट अपनाती हैं? हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। से देखिए, मैं ये कहूँगी कि इस मामले में मैं लकी रही हूँ, क्योंकि मुझे परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलता रहा है। तो उस जगह पे ये नहीं मेरे साथ कभी समस्या आई कि अगर ज़्यादा समय कोर्ट में रह गए या अगर कोई घर की ही समस्या आ गई तो उसका बहुत ज़्यादा असर घर पे पड़ता हो। उस जगह पे परिवार अंडरस्टैंडिंग है और उन चीज़ों को समझता है, तो मुझे ये दिक्कत नहीं आई। लेकिन इतना ज़रूर है, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जब घर से बाहर निकलती हैं और वो दोहरी जिम्मेदारी जीती हैं, घर की भी और बाहर की भी। तो वहाँ अगर जिनका परिवार इस चीज़ को समझता है तो उनके साथ तो समस्याएं कम आती, लेकिन तमाम ऐसे भी परिवार हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि वो घर को भी परफेक्ट रखें और बाहर काम कर रही हैं तो वो ठीक है, घर पे भी काम करें। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी महिला है वो बाहर भी काम करती तो वो बिल्कुल ही घर को भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। उनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती है और वहीं पे बैलेंस करने में अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, नहीं तो वो दिक्कत तलब होती या मुश्किल होता है। जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि पुरुष हैं, घर से निकल गए एक बार काम करने तो वो, उनको चिंता नहीं होता है कि हमको नाश्ता भी बनाना है या दोपहर में बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या खाएंगे या शाम को क्या होगा। लेकिन एक महिला जब काम करने निकलती है तो वो दिन भर का वो बाहर के काम के साथ उसके दिमाग में ये भी रहता है, वो घर पे खाना बना के निकलती है। पति हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अगर सास ससुर हैं या माता पिता हैं उनके, तो उनके लिए, और वहाँ भी उनके पास ये चीज़ रहता है कि जब जाएंगे तो भी घर पे ये नहीं है कि अब हमको कोई चाय दे दे या हम, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वहाँ भी उनको काम करना पड़ता है। वैसे में अगर अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, हस्बैंड वाइफ या बच्चे मिल के काम कर लेते तो वो समस्या कुछ हद तक निजात मिल जाती। लेकिन जहाँ जो महिलाएं घर और बाहर दोनों के पूरे काम कर रही हैं और पति से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उनके साथ बहुत दोहरा काम, मैं कहूँगी, और दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे पतियों से ये अनुरोध भी करूँगी कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को समझें और महिलाओं को सपोर्ट करें, अपनी पत्नी को। क्या आप अपने आप को समय दे पाती हैं? सबको आप न्याय दिलाती हैं? क्या आप अपने साथ न्याय कर पाती हैं? से देखिए, अब जहाँ तक न्याय की बात है तो मुझे लगता है हाँ, कर पाती हूँ। और जो औरों के साथ साथ अब तो मुझे, मेरे ऊपर ही कई ऐसे मुकदमे इस दौरान हुए जिस पे उसके लिए भी लड़ना पड़ता है
और जाना पड़ता है, लेकिन शायद यही ज़िंदगी है। अगर कुछ मुकदमे मिले हैं तो जो समाज में लोग अप्रिशिएट करते हैं या अप्रिशिएशन है, तो वो मुझे लगता है कि वाजिब जो मुझे मिलना चाहिए वो मिल गया। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कई बार उससे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अगर अच्छा लेने के लिए तैयार हैं तो जो उसका बुरा मिलता है उसको भी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। नूतन जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ मुलाकात। अगले अंक में फिर किसी सम्मानित अधिवक्ता से करेंगे मुलाकात और जानेंगे उनके विचार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।